अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के चंद एक सवालात को हल करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है उसमें हमने ईथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को मालूम करना है। डाटा हमारे सामने है और इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको हेसिस लॉ की डायग्राम के अंदर वो जो ट्रायंगल शेप में होती है उसमें लाना पड़ेगा। तो जिस वक्त हम उसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम शुरू करते हैं पहली इक्वेशन से। नोट करिएगा 2C प्लस 3H2 ये बना रहा है C2H6। ये है इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन कि जब कोई कंपाउंड उसका एक मोल उसके एलिमेंट के मिलने से बने तो उसको हम कहते हैं, उसमें जो हीट रिलीज़ होती है उस हीट को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये इक्वेशन उसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को शो कर रही है। अब बाकी जो इक्वेशंस हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, हम उन इक्वेशंस को इस इक्वेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान करें, ये आखिरी इक्वेशन जो है ये ईथेन के यूज़ को बता रही है। इसमें ईथेन एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ईथेन से एक एरो खींचते हैं और इसके साथ 7/2 ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं और उसके नतीजे में देखें दो चीज़ें बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एक वाटर बन रहा है। तो डायग्राम को ठीक तरह से बनाने के लिए मैं पहले वाटर को लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लेता हूँ। ये नोट कर लें। अब दरमियान वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हें भी आप नोट करें। इसमें पहली इक्वेशन में यहाँ जो वैसे तो इक्वेशन नंबर 2 बन रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हैं। सो इनको आपस में लिंक किया जा सकता है। लेकिन नोट करने की बात है कि इक्वेशन हमें बताई गई है, डाटा जो बताया गया है वो 1 मोल के लिए है, जबकि यहाँ 2 मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं। खैर, मोल्स को हम कैलकुलेशन में हल कर लेंगे। तो ये आप नोट करें, ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी जिसमें C प्लस O2। तो यहाँ मोल्स को अगर आप इक्वलाइज करें तो 2C प्लस 2O2। सिमिलरली आप वाटर हाइड्रोजन को भी देखें जो कि वाटर की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है कि हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक मोल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये नोट करें, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में 1 मोल हाइड्रोजन है तो वो हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। नाउ यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन है तो ये 3.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, 3.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो अब आप देखें कि ये हेसिस लॉ की वो ट्रायंगुलर डायग्राम जो है वो बन चुकी है और इसके अंदर अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ हमें मालूम है और कौन सी वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है। इसके अलावा हमें हेसिस लॉ की डेफिनेशन भी ज़हन में आ रही है कि हेसिस लॉ ये कहता है कि एक कंपाउंड को, एक रिएक्शन को करने के एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं और स्पेशलिटी ये है कि वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट तो हैं बट उनमें जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगी वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सेम होगी। पाथ डिफरेंट हो सकता है लेकिन इंथैल्पी चेंज सेम होगी। तो यहाँ पे हमने वो पाथ जो है वो उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो 2 पाथ कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ईथेन की फॉर्मेशन की तरफ इसको लेके जाएं कि ईथेन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, उसको हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन इस डायग्राम को हल करने के लिए हम ईथेन की फॉर्मेशन को अगर छोड़ देते हैं, हम किसी और तरफ देख लेते हैं तो हमें वो 2 पाथ बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक पाथ यहाँ से शुरू हो रहा है और वो एंड हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा पाथ डायरेक्ट है। नोट करें, ये वाला इनडायरेक्ट पाथ है और ये वाला डायरेक्ट पाथ है। तो 2 डिफरेंट पाथ्स यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं।
सो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंगली इन दोनों पाथ की टोटल इंथॉल्पी चेंज आपस में बराबर होगी। अब हम अपनी आसानी के लिए इनको नाम दे लेते हैं और हम इसे कह लेते हैं डेल्टा H1, इसको हम कह लेते हैं डेल्टा H2 और इसको हम कह लेते हैं डेल्टा H3 और फाइनली ये जो है इसको हम कह लेते हैं डेल्टा H4। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। डेल्टा H1 जैसा कि हम जानते हैं इसको हमने मालूम करना है। डेल्टा H2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमें डाटा में दिया गया है, -1560.632 किलो जूल पर मोल। अब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन वाली जो इक्वेशन है जो हमें डाटा में बताई गई है 1 मोल के लिए है, यहाँ 3 मोल हैं, सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H3 बेसिकली इक्वल होगा 3 × -286 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 आर 18 और 3 8 आर 24, तो ये 25 बन जाएगा और 3 2 आर 6 और ये 8 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। ये आएगा किलो जूल, इसको पर मोल नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन के जो है वो यहाँ पे 2 मोल यूज़ हो रहे हैं जबकि डाटा हमें 1 मोल के लिए गिवन है। तो इसको हम करेंगे डेल्टा H4 इज़ इक्वल टू 2 × -394 और ये आप कैलकुलेट कर लें। 2 8 आर 2 4 आर 8, 2 9 आर 18 और 2 3 आर 6 और 7, ये आ जाएगा किलो जूल। सो अब हम यहाँ पे हेसेस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं और हेसेस लॉ की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ, प्रिंसिपल बता चुका हूँ। सो सिंपली हमने ये देखना है कि 2 पाथ्स जो डिफरेंट 2 पाथ बन रहे हैं उनमें कौन कौन सी इंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। तो जो डायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट पाथ में इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3 और डेल्टा H4 और इनडायरेक्ट पाथ में जो इंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 और डेल्टा H2। सो ये दोनों जो डिफरेंट पाथ्स हैं इनकी इंथैल्पी चेंज आपस में इक्वल होगी। सो हम कहेंगे कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज़ इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। नाउ डेल्टा H1 इज़ द क्वेश्चन जो हमने निकालना है और ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H2। अब वैल्यूज़ को पुट करते हुए साइन को ख़ास तौर पर आपने जहन में रखना है। तो डेल्टा H3 की वैल्यू हमारे पास है -858 और डेल्टा H4 की वैल्यू है हमारे पास -788 और माइनस डेल्टा H2 की वैल्यू भी माइनस में है। तो माइनस माइनस के इक्वल सामने आ रहा है, तो इसको ख़ास तौर पर ध्यान से देखना है। और ये यहाँ माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -858 -788 प्लस 1560.632। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा -85.368 किलो जूल per mole. So this is the enthalpy of formation of ethane.